नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं। आज मैंने हिस्ट्री की थ्योरी क्लास स्टार्ट की है। आज से मैं प्राचीन भारत पढ़ाऊंगी, फिर मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक भारत पढ़ाऊंगी। आप इसे अच्छे से पढ़िए। मैंने एक बुक से नहीं, 2-3 बुक से इसका कलेक्शन किया है। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आपको किसी और बुक की पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास आज मैंने स्टार्ट किया है, प्राचीन भारत। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप, जिसे पुराणों में भारत वर्ष अर्थात भरत का देश, यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को क्या कहा है? इंडिया कहा है। यूनानियों ने इंडिया कहा है। मध्यकालीन मुसलमान इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान कहा है। तो आइए पढ़ते हैं कि प्राचीन भारत को पढ़ने, समझने और जानने के लिए कौन कौन सा स्रोत है। तो भारतीय इतिहास के स्रोत जो हैं प्राचीन भारत के, वो हैं धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो सबसे पहला टॉपिक जो है धर्म ग्रंथ, हम वो पढ़ेंगे, समझेंगे कि ये होता क्या है और प्राचीन भारत को जानने में ये हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वो वेद है। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेवरायन वेद व्यास है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। ये क्वेश्चन आता है पीसीएस में कि वेद जो है किसका उपदेश देते हैं, तो ये वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। और जो वेद होते हैं वो 4 प्रकार के वेद होते हैं, वे हम सब जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और जब ये चारों वेद एक साथ हो जाते हैं तो इसे संहिता कहा जाता है। और जब ये चारों वेद एक साथ हो जाते हैं तो इसे संहिता कहा जाता है। मैंने पहले ही चारों वेद और चारों वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, इनसे सारे रिलेटेड क्वेश्चन की एक ट्रिक बना रखी है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे पढ़ लीजिएगा। तो आपको ये धर्म ग्रंथ समझने में और ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आपको इसे समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद। हम सब जानते हैं कि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है, सबसे ओल्ड है। क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो हम सब जानते हैं कि ऋग्वेद। और अब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम करते हैं बिल्कुल शॉर्ट वे में। ऋग्वेद जो है ऋचाओं के क्रम विज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रम विज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ होती है। ये आपको याद करना होगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। आपको याद करना होगा कि 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ होती हैं। 2-3 बार आप इसे कंटिन्यू रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इस वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को होत्रु कहा जाता है। ये आपको याद रखना, इस वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को होत्रु कहा जाता है। ऋग्वेद के बारे में मैंने ट्रिक बना रखी है, आप उसे याद कर लेंगे, उसे पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि होत्रु ऋग्वेद को पढ़ने वाले को कहा जाता है। इसलिए आप उस ट्रिक को जरूर। नेक्स्ट है, इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद से किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली के विषय में और उनके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यानी कि तीसरा जो मंडल है, तीसरा मंडल में सूर्य देवता को समर्पित, सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यानी कि तीसरे में गायत्री मंत्र है, आपको ये याद रखना है। तीसरा में गायत्री मंत्र है, आपको ये याद रखना। 9वें में देवता सोम का उल्लेख है। तीसरे में गायत्री मंत्र है और 9वें में देवता सोम का उल्लेख। आप एकदम शॉर्ट वे में से लिखेंगे। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। अब 8वें मंडल में क्या है वो आप देखिए। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रेखाओं को खील कहा जाता है। ये क्वेश्चन में खील कैसे कहते हैं, तो खील उसे कहते हैं 8वें मंडल में जो हाथों से लिखा जो ऋचाएँ होती उन्हें खील कहा जाता है। ये हो गया। उसके बाद ऋग्वेद में चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल, यानी कि 10वें मंडल में चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना का आधार दिया गया है। यानी कि जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ऐसा बोला जाता है कि
पुरुष ब्रह्मा की मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न होते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि पुरुष जो है ब्रह्मा के मुख से जो निकलते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, भुजाओं से जो निकलते हैं वो क्षत्रिय होते हैं, जंघाओं से जो निकलते हुए हैं वो वैश्य होते हैं और चरणों से जो निकलते हैं वो शूद्र होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज की कल्पना की गई है। और एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि वामावतार के 3 पग का जो उल्लेख है वो किस वेद में है। तो आपको याद रखना है कि वो ऋग्वेद में है। और इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ और अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है ऋग्वेद में, आपको वो भी याद रखना है। तो आप एकदम इसे अच्छे से रट लें कि इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नेक्स्ट है ऋग्वेद का पहला एवं 10वां जो मंडल है सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऐसा क्वेश्चन आता है हमेशा कि पहला एवं कौन सा जो मंडल है इसमें सबसे लास्ट में जोड़ा गया। तो पहला और 10वां, ऐसे 10वां हम सबको याद रहता है लेकिन पहला याद नहीं रहता। तो पहला और 10वां मंडल जो है सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, आपको ये याद रखना है। ऐतरेव को ही कौशिकी कहा जाता है। तो ऐतरेव एवं कौशिकी और संख्यायन इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो इसके 4-5 टॉपिक हैं जो मैंने आपको करा दिए हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में सबसे फिर से आपको रिवीजन करा देती हूँ। ऋग्वेद सबसे ओल्ड बुक है, मतलब कि सबसे ज़्यादा ओल्ड है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 इसमें ऋचाएँ हैं। इस वेद को पढ़ने वाले को होत्रु कहा जाता है। इसमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है, तो आर्य के बारे में, आर्य की राजनीतिक प्रणाली के बारे में एवं उनके इतिहास के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। अब पूछेगा कि तीसरे मंडल में क्या है, तो सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है। 9वें में देवता सोम का उल्लेख है। 8वें मंडल में जो हाथों से लिखित ऋचा होता है उसको खील कहा जाता है। और 10वें मंडल में चातुर्वर्णीय समाज की कल्पना की गई है, जिसके अनुसार आदि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, चरणों से शूद्र निकले हैं। तीसरा जो पॉइंट आप लिखेंगे वामावतार के 3 पग का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। दूसरा है इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन किया है। और फिर से आप याद करेंगे कि ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। इसमें 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेव या कौशिकी एक और दूसरा संख्या है। तो ऋग्वेद से रिलेटेड सारे मेन पॉइंट्स मैंने आपको करा दिए हैं। ये सिर्फ एक बुक का नहीं 2-3 बुक का कलेक्शन है। मैं आपको बेस्ट कंटेंट दे रही हूँ, आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वेद खत्म हो जाएगा मैं उससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करा दूँगी। और नोट मैं आपको बता दे रही हूँ कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेद जो सबसे ओल्ड बुक है और सबसे अच्छी बुक है, तो उसके बाद किसका स्थान है? उसके बाद शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख है। और दूसरा है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के रूप साहित्य में शामिल किया गया है। यानी विश्व मानव धरोहर के रूप में यूनेस्को ने ऋग्वेद को शामिल किया। तो इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म होता है। दूसरा टॉपिक मैं लेकर आऊँगी ऋग्वेद के बाद मैं यजुर्वेद लेकर आऊँगी। तो आज का तो टॉपिक खत्म होता है। इसी के साथ मैं आज क्वेश्चन ऑफ द डे दे रही हूँ। टीपू सुल्तान की जो तलवार है उसका वजन कितना था? आपको इसका आंसर देना है कमेंट्स में। टीपू सुल्तान की तलवार का वजन कितना था, इसका आंसर आपको देना। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बता दूंगी। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को रोज़ एक लेवल अप लेकर जाइए क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।